नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद को कवर कर रहे थे, तो वेदों में आयुर्वेद हो चुका है। अब हम संहिताओं को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो इस पोर्शन से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल सकता है, और बाकी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, चरक संहिता। तो चरक संहिता क्या है, चरक संहिता का निर्माण स्तर क्या है, उसका प्रारूप क्या है, और साथ में इसके टीकाकार कौन कौन से हैं, और कुछ प्रमुख टीकाकार का भी परिचय हम लोग देंगे, और प्लस लास्ट में जा कर के हम लोग चरक संहिता के वैशिष्ट्य की चर्चा करेंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर का प्रारूप है। आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानते हैं संहिता क्या होती है। तो जो भी स्वरूप रूप सूत्र रूप ग्रंथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, और जो भाष्य रूप ग्रंथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो जो सूत्र रूप होता है उसको तंत्र कहा जाता है, और जो भाष्य रूप ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संहिता। तो चरक संहिता भी क्या है, एक संहिता है। तो संहिता का काल जो है ईसा पूर्व 7वें शतक से, यानी पुनर्वसु आत्रेय के काल से 7वीं शताब्दी तक का माना जाता है, जिसमें प्रमुख संहिताएं लिखी गई, चाहे वो अग्निवेश तंत्र हो, या अग्निवेश से बाद में आके चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, या अष्टांग हृदय को भी हम लोग संहिता काल का ही मानते हैं। तो लगभग और भी जो अन्य शिष्यों के द्वारा अग्निवेश, भेल, जतुकर, छारपाड़ी, इन सब ने लिखी थी संहिताएं। तो सारी संहिताओं का जो है जो काल है वो आपका पुनर्वसु आत्रेय यानी जब उपदेष्टा आए थे वहाँ से लेकर के 7वीं सेंचुरी तक होता है। उसके बाद ज़्यादातर तो क्या है, संग्रह ग्रंथ के रूप में आप समझ सकते हैं, संकलन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, संहिता का ये स्वरूप है। संहिता का मतलब क्या होता है, जो भाष्य रूप ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संहिता कहलाती है। काल विभाजन हम देखते हैं। तो जो आदि काल आता है सबसे पहले, उसके बाद प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, देन आधुनिक काल। तो जो आदि काल आता है, आदि काल में क्या होता है, ब्रह्म संहिता और धन्वंतरी संहिता। ब्रह्म संहिता, धन्वंतरी संहिता मतलब ये देवलोक वाली जो संहिताएं हैं उस परिप्रेक्ष्य में हैं। उसके बाद आता है प्राचीन काल में बृहत्त्रयी, और साथ में काश्यप संहिता का आता है, प्लस मध्यकाल में क्या आता है, सारंगधर संहिता, माधव निदान, ये सारी चीज़ें और भी संहिताएं हैं। बस आपको रिफरेंस के रूप में समझने के लिए इतना बता रहा हूँ। और आधुनिक काल में 16वीं सदी के बाद जो संहिताएं आई हैं, भाव प्रकाश वगैरह, उनको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं चरक संहिता का निर्माण स्तर कैसा रहा, यह चरक संहिता कैसे इस स्वरूप में हमको मिली है। तो जिस चरक संहिता को हम देखते हैं इस समय में, उसके उपदेष्टा कौन है, पुनर्वसु आत्रेय हैं। पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य थे वो कौन थे, अग्निवेश थे। तो पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश दिया। उन उपदेशों को प्रथम बार जो संकलित करके, जो कि 6 शिष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे वो अग्निवेश थे। तो अग्निवेश ने क्या किया कि सबसे पहले प्रथम तंत्र रूप में रचना की। तो जो तंत्रकर्ता कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अग्निवेश कहलाते हैं, ठीक। इनका काल देखिए, इन दोनों लोगों का काल, चूंकि गुरु शिष्य थे तो उपनिषद काल बोला जाता है, और लगभग 1000 ईसा पूर्व थे। कहीं कहीं आपको 1000 से 1500 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है उसी अग्निवेश तंत्र में कुछ चीज़ें खो गई, कुछ चीज़ों में अपना फिर प्रति संस्कार किया गया। प्रति संस्कार करने वाले कर्ता कौन से थे, वो थे आचार्य चरक। तो ये कौन सा है, 2nd सेंचुरी BC वाले में, यानी 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें मौर्य शुंग काल एक्चुअली में यहाँ पे रहना चाहिए। मौर्य शुंग काल ये जो रहता है इनका काल माना जाता है, ठीक। देन आता है संपूरककर्ता। संपूरककर्ता में कौन आते हैं, दिड़बल आते हैं। इनकी सती क्या है, चौथी सती है। तो इन दोनों लोगों में क्या हो गया, टोटल 600 साल का अंतर हुआ, ठीक। जब हम ईसा का काल क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो इसके पीछे ये कहाँ पे थे, 200 साल पुराने, यानी पहली दूसरी सती में कौन थे, आचार्य चरक थे। और फिर 1 2 3 4, तो इन दोनों लोग का, या चौथी सती में कौन थे, दिड़बल थे, दिड़बल। अभी दिड़बल थे, तो इन लोगों में कितना अंतर हो गया, 600 साल का अंतर हो गया, 600 ईयर का, ठीक। तो याद रखिएगा, समझने के लिए है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो चरक संहिता का निर्माण स्तर है वो कितना है, 4 स्तर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अभी जो हमको प्राप्त होता है वो दिड़बल के द्वारा संपूरित और चरक के द्वारा प्रति संस्कृत जो है अग्निवेश तंत्र है, ठीक।
अब देखिए, आत्रेय को उपदेशों को तंत्र रूप में निषिद्ध करने वाले कारण अग्निवेश को हम क्या बोलते हैं, तंत्रकर्ता बोलते हैं, यानी शुद्ध रूप में इन्होंने सबसे पहले उसको लिखा। उसके बाद आता है अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण हम चरक को क्या बोलते हैं, भाष्यकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरक क्या है, भाष्यकर है। जो ये अग्निवेश है वो तंत्र करता है, हमने अभी देखा था शुद्ध रूप में जो लिखा है वो तंत्र कहलाता है। जो भाष्य रूप में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो वो संहिता लिखने वाले कौन है, आचार्य चरक, जिन्होंने भाष्य रूप में इसको लिखा। फिर देना आता है चरक अग्निवेश तंत्र के और दिड़बल चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं। तो जो अग्निवेश ने लिखा था उसके प्रति संस्कर्ता कौन थे, चरक थे, और चरक ने फिर उसको संपूर्ण किया या प्रति संस्कर्ता इसको इनके तंत्र के लिए हम बोल सकते हैं, या कुछ चैप्टर नहीं थे, टोटल 41 चैप्टर जो है आचार्य दिड़बल के द्वारा इसमें ऐड किया गया। ठीक, ये क्लियर हुआ, ये याद रखिएगा। अभी आगे आएगा कौन कौन से चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट में आता है ग्रंथकार का परिचय। ग्रंथकार का परिचय मीन्स क्या हो गया, आचार्य चरक जो है वो किस प्रकार से उन्होंने, आचार्य चरक, आचार्य अग्निवेश, आचार्य दिड़बल, ये चूंकि आत्रेय तो उपदेष्टा थे, तो मेन ग्रंथकार तो अग्निवेश, चरक और दिड़बल हैं। तो अग्निवेश में देखिए, अग्निवेश के पिता का नाम हम क्या जानते हैं, अग्नि बताया जाता है। और वेद वेदांत की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी, भारद्वाज से प्राप्त की थी। धनुर्वेद की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, अगस्त्य से प्राप्त की थी। और अग्निवेश जी का इसके अतिरिक्त, यानी कि अग्निवेश तंत्र के अतिरिक्त एक और पुस्तक होती है जिसका नाम है अंजन निदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 20 बार आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजन निदान किसने लिखा है, किसने लिखा है, अग्निवेश ने लिखा है, चरक मतलब अग्निवेश तंत्र के अतिरिक्त, तो ये याद रखिएगा। फिर चरक का योगदान क्या है, चरक जो है अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करते हैं, और भाव प्रकाश के अनुसार यह चरक जो है शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। आचार्य चरक जो है वह शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और एक और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या मिलता है, राजा कनिष्क के यह राजवैद्य थे। चरक कौन थे, राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। और जो चरक जो शब्द है, ये चरक जो शब्द है, यह कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी क्या कहलाता है, चरक कहलाता है, ये याद रखिएगा। और ये जो एक ग्रुप होता है यायावर संप्रदाय के ऋषियों को भी हम क्या बोलते हैं, चरक बोलते हैं। तो यायावर का मतलब क्या होता है, जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों को हम लोग क्या बोलते थे, चरक बोलते थे। अब चरक से ये समझ में आता है या तो कोई एक व्यक्ति है या तो कोई एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऋषियों को हम लोग, या ग्रुप ऑफ संप्रदाय जो होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यायावर संप्रदाय बोल रहे हैं, और उस संप्रदाय के लोगों को हम लोग चरक बोलते थे। दिड़बल के बारे में क्या जानकारी हमको है, ये कपिल बल के पुत्र थे और पंचनदपुर में रहने वाले कश्मीरी पंडित थे। तो ये अभी हम इतना हम देखते हैं ग्रंथकार का परिचय, अभी और डिटेल इनका आगे आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विषय विवेचन। आखिर चरक संहिता का स्वरूप क्या है, वो किस तरह से लिखा गया है। तो चरक संहिता के स्वरूप में आप देखिए, चरक संहिता का स्वरूप क्या है। सबसे पहले तो याद रखिए कि इसमें जो है कुल 8 स्थान हैं। तो सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ठीक, ये कुल 8 स्थान होते हैं। 8 स्थान यहाँ से याद करिए, 8 स्थान, 120 अध्याय, और सूत्रों की संख्या क्या है, 9295 यानी 9295 जो सूत्र होते हैं। चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले सूत्र स्थान में कितने चैप्टर होता है, 30 चैप्टर होता है। निदान में 8 है, विमान में भी 8 है, शारीर में भी 8 है, इंद्रिय में कुल 12 चैप्टर हैं, सूत्र चिकित्सा में 30 है, और कल्प और सिद्धि में कितना है, 12 है। तो याद करने के लिए पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। चैप्टर्स की संख्या बहुत ईजी है, 30 सूत्र सबसे ज़्यादा है और चिकित्सा ज़्यादा है। तो 30, 888, 12, फिर 12, फिर 30, फिर 12, यानी कुल मिला के याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे कि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, उसके बाद तीनों में क्या है, 8 चैप्टर है, फिर एक बीच में 12 आता है इंद्रिय स्थान का, फिर चिकित्सा में 30 चैप्टर आता है, फिर से क्या आता है, 12 आता है। ठीक, तो ये
जितनी बार आप समय देंगे या 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सूत्र में 30 है, फिर निदान विमान शरीर में 8 है, इंद्रिय सिद्धि और इंद्रिय कल्प और सिद्धि में 12-12 है और चिकित्सा में आपके 30 है। याद रहेगा? ठीक। सूत्र की बात आती है तो आप देख लीजिए, सबसे पहले जो सूत्र स्थान में कितना है 1952 1952 सूत्र होते हैं। निदान में 247 है, ये 354 है, शरीर में 382, इंद्रिय में 378 और चिकित्सा में सबसे ज़्यादा सूत्र है 4904, उसके बाद फिर 378 है, फिर 700 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 9295 सूत्र होते हैं, ठीक, 12,000 कुल श्लोक हैं, ठीक, 8 स्थान होते हैं और 120 चैप्टर यानी 120 अध्याय। याद रहेगा? ठीक। इसमें कुल, चूंकि ये चिकित्सा विषयक ग्रंथ है तो कुल क्या है, औसत योग कितना है 1950 योग बताए गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम यानी कि 1600 जो योग हैं वह कहाँ पे हैं, चिकित्सा में है। तो चिकित्सा में देखिए सूत्र भी सबसे ज़्यादा है और योग भी बहुत ज़्यादा है। योग में कितना है 1600 संख्या चिकित्सा स्थान में ही मिलता है। कुल श्लोक कितने हैं 1200 हैं। यश द्वादश शास्त्री हृदय तिष्ठति संहिता। चरक सिद्धि में ऐसा कोटेशन आता है कि इसके अनुसार इस चरक संहिता में कुल जो है 12,000 जो है श्लोक हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है चरक संहिता की टीकाएं। अब ये होता है कि जो संहिता जो भी लिख दी जाती है उन संहिताओं में क्या होता है कि फिर बाद में अलग अलग आचार्य होते हैं। कुछ चीज़ें सूत्र रूप में लिखी हैं, मान लीजिए कुछ में भाष्य हो गया, भाष्यकार के रूप में उन्होंने कुछ लिखा है, ओपिनियन दिया है, कुछ में ओपिनियन नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग आचार्यों ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके से उस पर अपनी टिप्पणी लिखी है। उन टिप्पणी को या कमेंट्री को हम लोग जो टीकाएं बोलते हैं और जो उसके लिखने वाले हैं उनको टीकाकार या कमेंटेटर बोलते हैं। तो कुछ टीका जो है बहुत फेमस है, वो हम लोग को याद करना होगा। सबसे पहले देखिए कि पूछा जाता है कि जो जैसे चरक संहिता पे कुल कितनी टीकाएं हैं, तो चरक संहिता पे कुल टोटल 43 टीकाएं हैं। कितनी हैं 43 हैं, जिसमें से 17 टीकाएं जो हैं संस्कृत में लिखी गई हैं, जो अभी उपलब्ध हैं उसमें मात्र 6 हैं। तो 43 में से जो टीकाएं लिखी गई हैं उसमें से क्या है कि 6 ही मात्र हमको उपलब्ध होती हैं और संस्कृत की टीकाएं सबसे ज़्यादा लिखी गई। ये देखिए, जो सबसे पहली टीका या प्रथम टीका पूछा जाता है, प्रथम टीका कौन सी थी, तो कौन सी थी, चरक न्यास। किसने लिखा था, भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखा था। कब लिखा था, 6ठी शताब्दी में, और सूत्र स्थान अध्याय 3 तक। तो छोटा सा प्रयास है, छोटी सी टिप्पणी उन्होंने लिखी है। किसने लिखा है, भट्टार हरिश्चंद्र ने। और कौन सा लिखा है, चरक न्यास। ठीक, चरक न्यास। तो चरक न्यास याद करने के लिए आप चरक न्याय कर लीजिए, यानी चूंकि पहली बार लिखा गया, प्रथम टीका लिखी गई, तो कौन करने वाले, एक राजा थे। राजा कौन है, राजा हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र से याद कर लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र ने प्रथम टीका लिखी है। चूंकि वो न्याय करने वाले थे तो कौन सी टीका लिखी, चरक न्यास लिखी। और किस पे लिखी है, चरक संहिता पे लिखी है। किस कालखंड में लिखी है, तो 6ठी शताब्दी तक लिखी है। और कितना लिखी है, तो सूत्र स्थान तक ही थोड़ा सा उपलब्ध होता है। फिर आता है चरक पंजिका। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक पंजिका जो है किसने लिखी है, स्वामी कुमार ने। स्वामी कुमार ने लिखी है। कब लिखी है, 7वीं सदी में। तो सबसे पहले तो आप टीकाकार और राइटर के नाम याद करिए। ठीक, तो चरक पंजिका, पंजिका मतलब टीका है, किसने लिखी है, स्वामी कुमार ने। तो पंजिका मतलब पंजा कर लीजिए। पंजा कौन दिखाता है, स्वामी लोग आशीर्वाद देते हैं, पंजा दिखाते हैं। तो ऐसे ही स्वामी, जो स्वामी से याद कर लीजिएगा। स्वामी जहाँ आएगा कि आप कौन सी पुस्तक लिखी गई है, चरक पंजिका, चरक पंजिका। ठीक, फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जोड़ करना कर लीजिए। कौन सी पुस्तक है, निरंतर पद व्याख्या। ये तीनों पे इन्होंने लिख रखी है। तो इस पुस्तक का क्या नाम है, जो उन्होंने चरक पे लिखी है, क्या नाम है, निरंतर पद व्याख्या। कौन सी सदी में, 9वीं सदी में। किसने लिखा है, आचार्य जेजट ने, आचार्य जेजट ने। तो देखो ज 3 बार आया, लगातार 3 बार निरंतरता है ज शब्द में। तो ज शब्द जहाँ निरंतरता दिखेगी वो किसने लिखा है, जेजट ने लिखा है। ज पूरा ज है, फिर आधा ज है, फिर पूरा ज है। तो जेजट, जेजट
याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है न्यास किसने लिखा है, अमृत प्रभु ने लिखा है 9वीं सदी में। फिर चरक वार्तिक, चरक वार्तिक किसने लिखा है, क्षीर स्वामी ने लिखा है, याद रखिएगा। चरक वार्तिक किसने लिखा है, क्षीर स्वामी ने लिखा है। परिहार वार्तिक किसने लिखा है, आषाढ़ वर्मा ने लिखा है, याद रखिएगा। बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखा है, नरदत्त ने लिखा है। नरदत्त, नरदत्त, नर जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए बृहद याद कर लीजिएगा। बृहद, बृहद क्या है, बड़ा, बड़ा मतलब नर, नर मतलब आदमी, तो नरदत्त कौन है, बृहदत्त। फिर गैदास, गैदास वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल स्टार ट्रिपल स्टार। इनको चंद्रिकाकार बोलते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, चरक चंद्रिका। कब लिखी है, 11वीं सदी में लिखी है। फिर क्या आता है, चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक सबसे श्रेष्ठ टीका कही जाती है, आचार्य चक्रपाणी के द्वारा लिखी गई, और उस टीका का नाम है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका, तो जिस पर स्टार बना है उसको याद कर लीजिएगा। इनका सती भी याद कर लीजिएगा, कौन सा है, 11वीं सती, 11वीं सती, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। क्लीन कर रहा है, डबल स्टार जो है उसको याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे आता है चरक तत्व प्रदीपिका। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ है। चरक तत्व प्रदीपिका और चरकोपस्कार जलकल्पतरु, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता, चरक तत्व प्रदीपिका किसने लिखी है, शिवदास सेन ने लिखी है। कब लिखी है, 16वीं सदी में लिखी है। चरक तत्व प्रदीपिका किसने लिखी है, शिवदास सेन ने लिखी है। कब लिखी है, 16वीं सदी में। फिर आता है चरक प्रकाश कौस्तुभ, किसने लिखा है, नरसिंह कविराज। किसने लिखा है, नरसिंह कविराज, 17वीं सदी में। फिर आता है चरकोपस्कार, यानी चरकोपस्कार, चरक पे उपकार करने वाले, याद करने के लिए बता रहा। चरकोपस्कार किसने लिखा, योगेंद्र नाथ सेन। योगेंद्र ने किसके ऊपर उपकार किया, चरक के ऊपर, चरकोपस्कार, ठीक। फिर आता है जल्प कल्प तरु, जल्प कल्प तरु गंगाधर राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे निरंतर पद व्याख्या झज्झट की इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये है जल्प कल्प तरु गंगाधर राय। किसने दिए, कब दिया है, लिखा है इन्होंने 19वीं सदी में, हाल फिलहाल की है ये, ठीक। देन आता है चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका क्या है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती। कब वो लिखा है इन्होंने, 20वीं सदी में। तो जो जिस पे स्टार बना है वो याद कर लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की, चरकोपस्कार और जल्पकल्प तरु, ठीक है। आगे चलें, आगे आता है, हाँ आगे कुछ नोट्स में जैसे कुछ इंग्लिश टीका है, कुछ संस्कृत हिंदी वाला है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें आता है सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अविनाश चंद्र जी ने किया था। कब किया था, अविनाश चंद्र जी ने किया था 1891 में, कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो इनका नाम याद रखिएगा, कविराज या कविरत्न लिखा रहता कहीं कहीं, अविनाश चंद्र, इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। फिर आगे आया, देखिए अंग्रेजी अनुवाद 6 संस्करणों में किसने किया था, डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने 1949 में, जो कि प्रकाशित कहाँ से है, जामनगर से है। तो प्राण जीवन मेहता नाम इंपॉर्टेंट है, 6 संस्करण इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है, जामनगर से इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदी वाला जो आता है उसमें क्या है, पंडित ज्वाला प्रसाद हैं लाहौर से। और प्रथम अरबी अनुवाद वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 ट्रिपल स्टार, ठीक। प्रथम अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ था, सरक इंडियानस, सरक इंडियानस इस नाम से हुआ था, ठीक है। किस नाम से हुआ था, सरक इंडियानस। फिर क्या आता है, हिंदी टीकाकार क्या आते हैं, हिंदी टीकाकार में आप क्या आते हैं, ब्रह्मानंद त्रिपाठी, अभी भी आपको पढ़ने को मिलती है। इन्होंने लिखा था चरक चंद्रिका टीका। रवि दत्त ने लिखा था, रवि दत्त त्रिपाठी, ये भी अभी उपलब्ध है, आप लोग पढ़ते हैं, वैद्य मनोरमा। डॉक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी किताब से आपको तैयारी करनी है, क्या है, डॉक्टर काशीराज पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा था सविमर्श विद्योतनी हिंदी टीका। इसी टीका से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब चरक संहिता डिटेल स्टार्ट करेंगे। फिर आता है आपका तेलुगु में व्याख्या किस नाम से हुई थी, विश्वनाथ शास्त्री ने किया था, किस नाम से, कौमुदी नाम से किया था। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो कि आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब जिन टीकाकार में मैं बता रहा था, कुछ टीकाकार को हम यहाँ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस टीका जिनकी है वो है आयुर्वेद दीपिका, और किसने लिखी है, चक्रपाणी ने। क्या है, आयुर्वेद दीपिका, ठीक। 11वीं, अब चक्रपाणी के बारे में कुछ जानते हैं, इनका काल क्या है, 11वीं शताब्दी है। कहाँ जन्म हुआ था, बंगाल में। इनके पिताजी का नाम क्या था, नारायण दत्त, और इनके गुरु का नाम क्या था, नरदत्त।
इनको एक उपाधि मिलती है। उपाधि क्या है? चरक चतुरानन सुश्रुत सहस्त्रनयन। याद रखिएगा, उपाधि वाला जो एक दो और आएगा, अभी चंद्रिका कार नाम से भी आएगा आगे। तो अभी चक्रपाणी का चर्चा हो रही, चक्रपाणी ने को उपाधि क्या देते हैं? चूंकि चरक पे इतनी सुंदर टीका इन्होंने लिखी है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चरक चतुरानन। और सुश्रुत संहिता पे भी एक टीका लिखी है भानुमति के नाम से, इसलिए इनको बोलते हैं सुश्रुत सहस्त्रनयन। ये दो उपाधि हमने किसको दिया है? आचार्य चक्रपाणी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर आता है चक्रपाणी बंगाल के लोधवली कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके अग्रज का नाम भानुदत्त था जो कि राजवैद्य थे। और इसके अतिरिक्त कुछ किताबें इन्होंने लिखी है, जैसे चरक संहिता पे टीका कलाम में कुछ और किताबें हैं, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद क्या करिएगा? सबसे पहले तो चिकित्सा सारार्थ संग्रह या चक्रदत्त, शब्द चंद्रिका, व्यग्र दरिद्र शुभंकर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस किताब का नाम याद रखिएगा। व्याकरण तत्व, चंद्रिका, सर्वसार संग्रह और द्रव्यगुण संग्रह। द्रव्यगुण संग्रह तो व्याग दरिद्र शुभंकर, द्रव्यगुण संग्रह, ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रदत्त तो ऐसे ऑलरेडी फेमस है, इसलिए ये तीनों किताबों के नाम आप याद रखिएगा। अब क्या आता है? चक्रपाणी ने चरक संहिता पे आयुर्वेद दीपिका नामक व्याख्या लिखी और इसलिए इनको हमने क्या बोला? चरक चतुरानन। और चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता पे क्या लिखा? भानुमति नामक व्याख्या लिखी, जो कि सूत्र स्थान तक ही लिखा है इन्होंने, पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन केवल इन्होंने अच्छा काम इतना किया था, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? सुश्रुत सहस्त्र नयन। क्लियर हुआ? ठीक है, ये याद करिएगा। आगे देखते हैं गैदास। गैदास के बारे में अभी मैंने बताया था, इनका 11वीं सदी का काल है और इनके गैदास गौड़ अधिपति महिपाल के राजवैद्य थे। और डल्हर ने गैदास को गई भी कहा है, ये याद रखिएगा। और चंद्रिकाकार की उपाधि मिलती है इनको। कौन सी उपाधि मिलती है? चंद्रिकाकार उपाधि। कौन सी उपाधि मिलती है? चंद्रिकाकार। क्यों? क्योंकि उन्होंने चरक संहिता पे एक टीका लिखी, उसका नाम है चरक चंद्रिका। और सुश्रुत संहिता पे एक टीका लिखी, उसका नाम है न्याय चंद्रिका। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चंद्रिकाकार। तो हमें चरक चतुरानन मिल गए, सुश्रुत सहस्त्रनयन मिल गए और एक और उपाधि वाले मिल गए, उनका क्या नाम है? चंद्रिकाकार। चंद्रिकाकार कौन है? गयदास। वही गयदास जिनको डल्हर ने गई कहा है। ठीक, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेज्जट, इनकी बहुत प्रसिद्ध टीका है, इसके आधार पर मैं इनकी चर्चा यहाँ कर दे रहा। निरंतर पद व्याख्या इन्होंने लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? निरंतर पद व्याख्या। कैसे याद करने को बोला था? ज 3 बार ज आ गया, निरंतरता आ गई, इसलिए इन्होंने क्या लिखा? निरंतर पद व्याख्या, 9वीं सदी में। टीका ये लाहौर से प्रसिद्ध थी, लाहौर में छपी थी। संपादन हरिदास शास्त्री ने किया था। वाग्भट के शिष्य, वह इंदु के सहपाठी माने जाते हैं। ठीक, जो ये जेज्जट हैं वो वाग्भट के शिष्य माने जाते हैं और इंदु के सहपाठी। ठीक, यानी कि वाग्भट के शिष्य इंदु और जेज्जट ऐसा माना जाता है। ठीक, जेज्जट ने बृहत्त्रयी की तीनों संहिताओं पे टीका लिखी है। ठीक, ये अभी मैं बता रहा था, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय तीनों पे लिखी है। चरक संहिता पे निरंतर पद व्याख्या नामक टीका लिखी है, यह अपूर्ण है। सुश्रुत संहिता पर भी व्याख्या लिखी है, जिसके आधार पर चंद्रट ने, ये याद रखिएगा, जब सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा, वो भी एक संस्कार करता है। चंद्रट ने सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि लिखी है, यानी कि जो जेज्जट ने टीका लिखी थी सुश्रुत संहिता पे, उससे हेल्प लेकर के क्या चंद्रट ने क्या किया था? सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि की थी, इसलिए चंद्रट को पाठ शुद्धि कर्ता बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अष्टांग हृदय पे भी इनकी टीका है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन्होंने तीनों पे लिखी है, तो बृहत्त्रयी में तीनों आते हैं, तीनों पे टीका इन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे चलें। आगे आते हैं भट्टार हरिश्चंद्र। भट्टार हरिश्चंद्र क्या है? ये गद्य कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ये उज्जैनी के निवासी हैं, इनकी सती छठी है। ये सूर्य पूजक थे। क्यों? क्योंकि टीका के प्रारंभ में इन्होंने सूर्य की वंदना की है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट आप बस पढ़ते रहिए, 3-4 बार इस वीडियो को सुनिएगा तो उतने में आपको ये तैयार हो जाएगा। फिर आता है भट्टार हरिश्चंद्र को एक मत से विक्रमादित्य के राजवैद्य और एक अन्य मत से चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि साहसांक राजा के राज्यवत कहा गया है, मतलब उनका राज्यवैद्य थे। एक लोग बोलते हैं विक्रमादित्य के थे, दूसरे लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। एक और मत है, इसके अनुसार जो साहसांक है, जो साहसांक शब्द से हम चंद्रगुप्त समझ रहे हैं, एक्चुअली में साहसांक का मतलब यशोवर्धन होता है। यशवर्धन, राजा यशवर्धन। ठीक,
प्रमुख कार्य देखिए, भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता पे क्या लिखा है? चरक न्यास लिखा है। यह व्याख्या केवल सूत्र स्थान के 3 अध्याय तक है, अभी चर्चा हुई थी और हमने इसको प्रथम टीका के रूप में लिया था। प्रथम टीका इंदु के अनुसार भट्टार हरिश्चंद्र ने खरनाद संहिता का भी प्रतिसंस्कार किया था और भट्टार हरिश्चंद्र ने ही 40 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है कि 40 तंत्र युक्तियाँ किसने बताई है, तो याद करने लेके बस यही है कि 40 तंत्र युक्तियाँ भट्टार हरिश्चंद्र बताते हैं और इन्होंने क्या लिखा था, कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक न्यास लिखी थी। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है योगेंद्रनाथ सेन, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। द्वारिकानाथ सेन के सुपुत्र थे। कविराज गंगाधर राय के शिष्य, माने गंगाधर राय जी के बहुत सारे शिष्य हैं, उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य थे और इनका कार्य क्या है? चरकोपस्कार लिखा है। तो मतलब बहुत आधुनिक, इस इधर आसपास का नज़दीक का ही ये पुस्तक है। गंगाधर राय जी के ये शिष्य थे। चरकोपस्कार लिखा था। मैंने कहा था योगेंद्रनाथ सेन ने चरक पर उपकार किया, चरकोपस्कार याद करने के लिए। फिर आगे चलें। आगे आता है गंगाधर राय। गंगाधर राय जो है यह भी बहुत अच्छी टीका लिखे हैं, बहुत फेमस हैं, जलकल्प तरु के नाम से। क्या आता है? जन्म इनका कहाँ हुआ था? भोगुरा ग्राम बंगाल में हुआ था। वंग गौरव इनको बोले, क्योंकि बंगाल में पैदा हुए थे इसलिए इनको हम लोग वंग गौरव के नाम से जानते हैं। उनको उपाधि मिली किसकी? वंग गौरव की। फिर आता है आपका चरक संहिता पे क्या लिखा? जलकल्पतरु नामक एक व्याख्या लिखी और न्याय, ये इंपॉर्टेंट है, न्याय वैशेषिक के समान सिद्धांत का वर्णन किया, इसलिए हम इनको नव्य न्यायकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नव्य न्यायकार। ठीक। चक्रपाणि के पश्चात चरक संहिता के श्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं। द्रव्य गुणेन कर्मः कुरुते सिद्धांत का प्रथम वर्णन किया था, ये याद रखिएगा। इनके शिष्य देखिए द्वारकानाथ सेन, हरार चंद्र चक्रवर्ती, ईश्वर चंद्र सेन आदि सब लोग थे। गंगाधर राय ने कुल 76 ग्रंथों का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत योगदान है आयुर्वेद में इनका। कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम है, देख लीजिए। जैसे भैंसज्य रामायण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डबल स्टार, नाड़ी परीक्षा, ठीक है, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या और परिभाषा एक प्रकरण के है। मृत्युंजय संहिता याद रखिएगा। आरोग्य स्रोतम, प्रयोग चंद्रोदय, भास्करोदय, भास्करोदय एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और आयुर्वेद संग्रह, ठीक। हाँ, फिर नेक्स्ट आते हैं शिवदास सेन। शिवदास जो है वह बंगाल में थे, 15वीं सदी के आसपास। अंतरंग की उपाधि प्राप्त है इनको। 5 ग्रंथों की रचना की। देखिए चरक संहिता पे क्या लिखा? तत्व प्रदीपिका। चरक संहिता पे क्या लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चरक संहिता पे क्या लिखा? तत्व प्रदीपिका। चक्रदत्त पे क्या लिखा? तत्व चंद्रिका। द्रव्य गुण संग्रह ग्रंथ पर टीका लिखी। योग रत्नाकर पर भावदत्तकृत टीका लिखी और अष्टांग हृदय पर तत्वबोध टीका लिखी। ये 5 इनकी जो है 5 ग्रंथों की टोटल इन्होंने रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब जो भारद्वाज ऋषि, जो हम चरक संहिता में अब चूंकि इंटर कर रहे हैं तो हम वहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले किनका नाम आया? वो नाम आया है आचार्य ऋषि भारद्वाज का, ठीक। तो भारद्वाज ऋषि का नाम प्रथम चैप्टर में ही आ जाता है आयुर्वेद अवतरण के समय पर। देखिए भारद्वाज के पिता का नाम क्या था? बृहस्पति, और माता का नाम क्या था? ममता। भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। तो जो भूलोक से वहाँ जाने वाले, इंद्रलोक तक जाने वाले जो ऋषि थे वो कौन थे? भारद्वाज थे। और चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्र तपा उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई है? उग्र तपा, ठीक। और भारद्वाज को क्या और बोला गया है? अमितायु। क्या बोला गया? अमितायु भी कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी। अब आता है आत्रेय। तो भारद्वाज से जिन्होंने सुना वो कौन है? आत्रेय हैं। तो जो आत्रेय का रेफरेंसेस आते हैं उसको देख लेते हैं, जो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो 3 आत्रेय का उल्लेख आता है। तो पहले आत्रेय कौन है? पुनर्वसु आत्रेय, महर्षि अत्रि के पुत्र और शिष्य दोनों थे। इन्होंने भारद्वाज से ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसीलिए हम इनको चंद्रभागी या चंद्रभाग भी कहते हैं,
ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या आता है कृष्णात्रेय। कृष्णात्रेय का वर्णन चरक सूत्र 11/65 में आया है। यह महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में कृष्णात्रेय का नाम आता है। तो कृष्णात्रेय नाम से 2 रेफरेंसेस मिलता है, एक चरक सूत्र में ही मिल जाता है और दूसरा महाभारत में भी मिलता है। ठीक, तीसरे नंबर पे एक आता है भिक्षुआत्रेय, जो चरक सूत्र 24/25 में है, जो कि कालवाद के समर्थक है। तो जब आएगा संभाषा परिषद हम आपको बताएंगे तो ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये कालवाद के समर्थक है। फिर क्या आता है आत्रेय के जो शिष्य आते हैं, आत्रेय के शिष्य मतलब ये पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य हैं वो कौन है, टोटल 6 हैं। तो पहला अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाड़ी तो ये 6 शिष्य होते हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, क्षारपाड़ी, हारित। ये याद रखिएगा, 6 शिष्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं। अग्निवेश, तो जो 6 शिष्य थे जिन्होंने उपदेशों को सुना आत्रेय से, तो उसमें अग्निवेश को हम सबसे विद्वान मानते हैं और उन्होंने अपनी विद्वता की कारण क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र की रचना की, यानी उन उपदेशों को संकलित किया। इसलिए इनका काल क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व, चूंकि आत्रेय का भी वही था तो गुरु शिष्य एक ही फेज में होंगे। फिर इसमें क्या लिखा है, अग्निवेश पुनर्वसु से आत्रेय के शिष्यों में से एक थे, इनके उपदेशों को ग्रंथ रूप प्रदान करके अग्निवेश तंत्र के नाम से निर्माण किया था। क्या नाम रखा था, अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र के नाम से निर्माण किया। अग्निवेश द्वारा रचित एक और ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसको हम लोग अंजन निदान के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजन निदान। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, अंजन निदान, ये याद रखिएगा, दूसरे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चरक संहिता तो हम पढ़ ही रहे हैं तो वो तो याद ही हो जाएगा कि इन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की थी, लेकिन अंजन निदान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है आचार्य चरक। आचार्य चरक जो है, देखिए इनके बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है इतिहास में। चरक का जो काल है वो सेकेंड सेंचुरी BC है, यानी कि 200 ईसा पूर्व है। शुंग मौर्य काल का ये समय आता है, शुंग काल याद रखिएगा। चरक का वास्तविक नाम हम कपिस्थल चरक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कपिस्थल चरक। चरक क्या थे, विशुद्ध के पुत्र थे, यानी विशुद्ध ऋषि के यह पुत्र थे, महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे, याद रखिएगा। चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य माने जाते हैं और भाव प्रकार के अनुसार क्या अभी मैंने पढ़ा था, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और यायावर कोटि के ऋषि थे, यानी कि जो घूम फिर करके आयुर्वेद के उपदेशों को देते थे या फिर उस तरह की जानकारियां एकत्रित करते थे। इस वजह से हम इनको यायावर कोटि का ऋषि मानते हैं। चरक का निवास कहाँ माना जाता है, पंचनद प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच का माना जाता है, और उस बीच में एक ग्राम है, कौन सा है, कपिस्थल ग्राम माना जाता है। तो पंचनद प्रांत में भी पंजाब हो सकता है। फिर आता है कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है, और इसके भी जो भिक्षु होते हैं, जो लोग जो इस संप्रदाय के अंतर्गत होते हैं, उनको भी हम लोग चरक के नाम से जानते हैं। तो एक राज्यवेद का रेफरेंस मिलता है, शेषनाग के अवतार का रेफरेंस मिलता है, यायावर ऋषि का रेफरेंस मिलता है, और एक कृष्ण अथर्व की एक शाखा के रूप में भी चरक का वर्णन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। फिर आते हैं दिड़बल। दिड़बल का काल क्या है, 4th सेंचुरी है, 4वीं सदी है। यह कपिल बलि के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्याय में से 41 अध्याय लिखे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संपूर्ण कर्ता। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कर्ता। तो चिकित्सा स्थान में देखिए 17, चिकित्सा स्थान में 17, कल्प और सिद्धि के क्या है 12, टोटल 41 अध्याय। तो जो चिकित्सा स्थान उसमें रसायन, बाजीकरण, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा और सतीसार, द्विव्रणी और विसर्प, इन चैप्टर्स को छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त जो भी बचता है उपरोक्त अध्यायों को छोड़ करके से सभी 17 अध्याय दिड़बल ने लिखे हैं। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, रसायन, बाजीकरण, मदात्य एक साथ, फिर ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा और सतीसार, और द्विव्रणी और विसर्प, और कल्प और सिद्धि का टोटल 12 जो है, यह जो 12 जो अध्याय हैं ये दिड़बल के द्वारा संपूरित हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चरक संहिता का वैशिष्ट्य देखते हैं। और चरक संहिता वैसे तो बहुत विस्तृत है,
पर उसके वैशिष्ट को हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको पहले कवर करेंगे। अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, और वैसे तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो याद कैसे होगा, कई बार दोहराएंगे, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ खास बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो चरक संहिता का वैशिष्ट है, इसमें रचना कैसी है, गद्य पद्य में है, यानी कि कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं जो गेय होते हैं, जैसे अनुष्टुप छंद वगैरह इस तरह के छंद रहते हैं वैसे हैं, और कुछ बड़े बड़े पद्य के रूप में भी, गद्य के रूप में भी आएंगे, जैसे आलेख लिखते हैं उस तरह का। तो एक मिक्सचर टाइप का है ये, क्या है, गद्य पद्य मय रचना है। और हमें एक चीज अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या है, दिड़बल को क्या है, संपूर्ण कर्ता बोलते हैं। तो उन्होंने चिकित्सा के 17, कल्प के 12 और सिद्धि के 12, इस प्रकार टोटल 41 चैप्टर्स का इन्होंने इसमें संपूर्ण किया, यानी कि उनको ऐड किया है। फिर आता है चरक संहिता में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। तो चरक संहिता चूंकि आप देखते हैं कि जो भी समकालीन ऋषि आचार्य होते हैं या फिर कोई बहुत फेमस पुस्तक होती है तो सब रेफरेंसेस लेते हैं, तो या उसके थॉट लेते हैं, तो उस थॉट का आपकी पुस्तक में भी प्रभाव दिखाई देता है। तो वही चीज है, चरक संहिता में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रभाव है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आता है चरक संहिता की शैली और भाषा उपनिषद कालीन है। तो जो उपनिषद कालीन, उपनिषद काल में जिस तरह की किताबें या ग्रंथ लिखे जाते थे उसी तरह की इसकी क्या है, भाषा है। फिर आता है चरक संहिता का दीर्घम द्वितीय अध्याय पर वैशेषिक दर्शन का अधिक प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पे द्रव्य वगैरह का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ वैशेषिक दर्शन का बहुत सारे थॉट वहाँ पे वैशेषिक दर्शन से लिए गए हैं, जैसे सठ पदार्थ वगैरह हैं, तो इसका वैशेषिक दर्शन का अधिक प्रभाव हमको दिखाई देता है। चरक संहिता में क्या होता है, सठ पदार्थ का क्रम जो है, जो वैशेषिक दर्शन जो बताता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, उससे अलग है। उससे अलग क्या है, आचार्य चरक सामान्य विशेष को पहले लेते हैं। तो कैसे हो जाता है, सामान्यम च विशेषण च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय, यानी सामान्य एक, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म, समवाय। और जो वैशेषिक दर्शन का है वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, जो पदार्थ विज्ञान में आप पढ़ के आए हैं। तो चरक संहिता का एक मौलिक कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए या वैशिष्ट समझ लीजिए कि इन्होंने वैशेषिक दर्शन के 60 पदार्थों को क्या किया, इन्होंने उसमें बदलाव किया, उसके क्रम में बदलाव किया। और भेषज कल्पना का, आगे देखिए, भेषज कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण है तो सारंगत संहिता न बताकर आपको बताना है चरक संहिता, ठीक, चरक संहिता बताना है। आगे आता है फिर इसमें सूत्र स्थान में एक जो 30 चैप्टर होते हैं उन चैप्टर्स को चतुष्क में बदला गया है। तो उसमें क्या आता है, सप्त चतुष्क और संग्रह द्वय, द्वय संग्रह, यानी 2 चैप्टर बाद वाले। तो सच्चों को 28 हो जाता है, 28 + 2 मिला के 30 हो जाता है। 7 × 4 + 2 = 30 चैप्टर। तो 30 चैप्टर की व्यवस्था कैसी है, इस तरह से की गई है कि 4-4 चैप्टर का पेयर बनाया गया, मतलब ग्रुप है। तो पहला क्या है, भैषज पहले से चौथे तक, फिर स्वस्थ्य चतुष्क 5 से 8, निर्देश चतुष्क 9 से 12, कल्प 13 से 16, रोग जो है आपका 17 से 20, फिर आता है योजना 21 से 24, फिर अन्नपान 25 से 28, और लास्ट में 2 संग्रह द्वय 29-30, 10 प्राणायाम, अर्थे 10 महामूल्य। तो याद करने के लिए क्या है, जो पहले शब्द से अक्षर से भी लोग याद करते हैं, और बाकी अपना BSN और KRY, ठीक, KRY और अन्नपान। तो BSNL आता था, BSNL कार्य नहीं करता था, तो BSNL जो था उसको छोड़ दीजिए, करेया, तो BSNL करिया, BSNL ने किया, BSNL ने कार्य। तो वैसी तरह से याद करने का तरीका था। बाकी आप भैषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्प, रोग, योजना, अन्नपान 8-10 बार पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। कोडिंग करना हो तो कोडिंग से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको चरक संहिता के 30 चैप्टर का नाम भी याद करवाऊंगा। तो नाम जब याद हो जाएगा तो पूछा जाता है कि ये चैप्टर जो है किस चतुष्क से आया हुआ है, तो आप वहाँ बता पाते हैं कि ये स्वस्थ चतुष्क का है, निर्देश चतुष्क का है, अगर आपको चैप्टर का नाम याद रहेगा तब। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिलहाल में ग्रुप याद कर लीजिए, कौन कौन से ग्रुप हैं चतुष्क में। 4-4 चैप्टर का सेट है, तो वो कौन कौन सा, उसको क्या बोलते हैं। तो भैषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्प, रोग, योजना, अन्नपान और संग्रह द्वय लास्ट का, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चरक संहिता की शैली और भाषा क्या है, उपनिषद कालीन है, जिसको हमने
अभी पढ़ा है। तो चरक उपनिषद शब्द चरक में आया हुआ है, वही लिखा है चरक में उपनिषद शब्द आता है। और आगे हम देखते हैं सांख्य शब्द जो है 5 बार आया हुआ है। ठीक, सांख्य शब्द कितनी बार आया है? 5 बार आया है। और इतिहास शब्द जो है 2 बार आया हुआ है। तो कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा पूछते हैं कि सांख्य शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है या आया हुआ है, तो 5 बार आया हुआ है। और इतिहास शब्द कितनी बार आया है? तो 2 बार आया हुआ है, याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं, अग्निवेश ने मांडुक्य उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना है। तो देखिए उपनिषदों का प्रभाव है इसके ऊपर, भाषा शैली पे, और जो लिखा हुआ उपनिषद कालीन भी है उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो जो उसमें उन्होंने चतुष्पाद सिद्धांत जो लिया है वह वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, ये 4 पाद ब्रह्म के पाद कहे गए हैं। तो ये वहां से प्रभावित है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आता है चरक संहिता में वैद्य की तृतीया जाति, याद रखिएगा। पंच महाभूत, सप्त धातु सिद्धांत, ये सभी उपनिषद कालीन माने जाते हैं, यानी बेसिक फंडामेंटल जो भी हैं आयुर्वेद के वो चरक संहिता में वह उपनिषद कालीन है। तृतीय वैद्य की तृतीया जाति बताई है, यानी कि वैद्य की तीसरी जात होती है। फिर पंचमहाभूत है, सप्त धातु सिद्धांत है, ये सारा क्या है? उपनिषद कालीन माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे आता है कविराज गंगाधर राय ने, अभी हमने पढ़ा था, कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्प कल्पतरु। कविराज गंगाधर राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्प कल्पतरु। टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को क्या बोला है? अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, यानी सभी प्रकार की विद्याओं का, जितने भी शास्त्र हैं उन सबका एकमात्र वृक्ष जो है, यानी ज्ञान का स्रोत जो है वह क्या है? चरक संहिता है। अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम, यानी कि आप इससे सभी प्रकार के सभी शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वो रेफरेंस लिखा हुआ है, देखिए, यत जैसी सो अखिल शास्त्रम विद्या कल्प ध्रुवम सर्व फलो दैत्वाद। चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे चरक संहिता में उत्तर तंत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनका शिवदास सेन जी का मत है, इनका कथन है कि चरक संहिता में उत्तर तंत्र था, अभी विलुप्त हो गया है। ठीक, देन आता है चक्रदत्त पर रचित निश्चलकर, चक्रदत्त पर रचित निश्चलकर की रत्न प्रभा टीका में चरकोत्तर तंत्र व चरक परिशिष्ट को उद्धृत किया गया है। निश्चलकर की टीका है जो रत्न प्रभा नाम से है, उन्होंने क्या लिखा था कि चरकोत्तर तंत्र, यानी चरक के अलावा भी उसके आगे 120 चैप्टर के आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं, उसको उत्तर तंत्र कहते हैं, और चरक परिशिष्ट के नाम का उद्धृत किया गया है। ठीक, बृहत्तरी में चरक संहिता मूर्धन्य मानी जाती है, यानी सिर के समान श्रेष्ठ मानी जाती है। चरक सूत्र अष्टांग हृदय में जो आपका सबसे श्रेष्ठ है वो क्या है? चरक संहिता, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता है अग्निवेश तंत्र जो है वह सूत्र संग्रह और भाष्य, शुरुआत में सूत्र रूप में था, फिर संग्रह और भाष्य के क्रम में पंडित होकर के क्या बना है? चरक संहिता के रूप में आज हमको प्राप्त होता है। क्योंकि जो अग्निवेश ने लिखा था, अग्निवेश तंत्र लिखा था, तो सूत्र के रूप में था, और चरक ने उसके क्या किए थे? चरक उसके भाष्यकार माने जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सूत्र से संग्रह, संग्रह से भाष्य के रूप में परिवर्तित होकर के लास्ट में जो हमको बना वो क्या बना? चरक संहिता। दिडबल ने अग्निवेश कृत ग्रंथ तंत्र और चरक प्रतिसंस्करण के लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया है। इसी अग्निवेश तंत्रे, अग्निवेश के लिए, अग्निवेश कृत ग्रंथ को लिए तंत्र और चरक प्रतिसंस्करण के लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर आता है अग्निवेश तंत्र संभवतः सौश्रुत तंत्र के बाद का है। ठीक, एवं इसमें धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, क्योंकि कुछ जगह जैसे जहाँ सर्जरी की बात आती है वहाँ बोलते हैं इतर संप्रदाय के लोग या धन्वंतर संप्रदाय के लोग इसको देखेंगे या वो लोग करेंगे, तो मे भी वो सौश्रुत तंत्र के बाद का है। ठीक, फिर आता है चरक संहिता में 14 देशों के बारे में और 68 आचार्यों में बाहलिक देश का भी उल्लेख मिलता है। तो 14 देश हैं और 68 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। कई जगह संभाषा है, उन संभाषाओं में अलग अलग आचार्यों का मत मतांतर है। उन मन मतांतरों में जब उनकी संख्या देखी जाती है तो वो सारे आचार्य मिला करके 68 होते हैं। ठीक है, फिर आता है चरक संहिता के जो सूत्र होते हैं वह 4 प्रकार के सूत्र हैं। अभी इतना याद रखिएगा, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकीय सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता और एकीय। अब ये 4 नाम याद करके रखिएगा, इसके एग्जाम्पल जो हैं वही उसके क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या है? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र
और एकीय सूत्र में जो विषय वस्तु में विभक्त है, ये चारों याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, पुरुष को षोडश कला कहा है, याद रखिएगा। आचार्य रसायन जो है, आचार्य लिखा है, आचार रसायन जो है वो क्या है, आचार रसायन जो है चरक संहिता की मौलिक देन है, याद रखिएगा। फिर बौद्ध सम्मत स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है, जो जिसे क्षण भंगुरवाद के नाम से हम लोग जानते हैं, वह स्वभाव परमवाद के नाम से चरक संहिता में वर्णित है। चरक ने ग्रह चिकित्सा को उभयाप्लुता कहा है, याद रखिएगा, टर्म याद रखना है, उभयाप्लुता कहा है। कंकोल, कपूर, टंक और गुलाब और तुरुष्क का सर्वप्रथम उल्लेख चरक संहिता में मिलता है। एक और याद रखिएगा, चरक क्लब की स्थापना, ये जनरल नॉलेज है, चरक क्लब की स्थापना 1998 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑसलर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? प्रोफेसर ऑसलर। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिए। आगे देखते हैं, भेल व चरक में कुछ अंतर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बार बार पूछा जाता है कि चूंकि चरक संहिता और भेल संहिता में कुछ मूल डिफरेंस आता है, कहीं कहीं ओपिनियन डिफरेंस है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, चरक ने देखो क्या बताया, भोजन के पूर्व हमको क्या लेना चाहिए, भोजन के पूर्व क्या लेना चाहिए, विभीतकी लेनी चाहिए। ठीक, विभीतकी, विभीतकी से क्या होगा, वी याद रख लीजिए। फिर भोजन के पश्चात क्या लेंगे आप, आम्लकी लेंगे। ठीक, ये रख लीजिए। भोजन के जीर्ण होने पे आप क्या लेंगे, हरितकी लेंगे। भोजन के जीर्ण होने पे क्या लेंगे, हरितकी लेंगे। भेल का उल्टा है, भोजन के पूर्व इन्होंने क्या बताया है, आम्लकी बताया है, भोजन के पश्चात क्या बताया है, हरितकी बताया है, और भोजन जब जीर्ण हो जाता है तो क्या बताया है, विविधकी बताया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। वैसे याद करने के लिए लोग इसी कोड से याद कर, वाह चरक करके याद कर रखते हैं। भोजन के पूर्व क्या है, विविधकी है, फिर आम्लकी है, फिर हरितकी है। तो क्यों ऐसा इन्होंने बोला है कि भोजन के पूर्व, चूंकि कफ बढ़ेगा, जब कफ बढ़ेगा, जो हम लोग क्रिया सारी में पढ़ रहे थे अवस्था पाक, तो जब कफ बढ़ता है तो कफ बढ़ने से क्या होगा, अग्नि मांद हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, विविधक का सेवन करना चाहिए। विविधक का सेवन करेंगे तो श्लेष्म को कम कर देगा, अग्नि को बढ़ा देगा। और इन्होंने बताया रखा है विविधक के गुण में, क्या बता रखा है, विविधक पित्त श्लेष्म कर है और वातहर कहा है। ठीक, पित्त, विविधक को क्या बोला है, पित्त श्लेष्म कर है और वातहर का है, ये श्लेष्म हर बताते हैं। ठीक, चिकित्सा के चतुष्पाद में उपस्थाता जो होता है वह टर्म यूज किया है, जो परिचारक होता है उसके लिए, और भेल उसी को, परिचारक को क्या बोलते हैं, अटेंडेंट को प्रतिश्रावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिश्रावी। चतुष्पाद जब होता है तो उसमें क्या होता है, आचार्य चरक के अनुसार भिषक प्रथम होता है, और भेल क्या कहते हैं कि भिषक जो होता है वह चतुर्थ होता है, यानी कि भिषक द्रव्याणु उपस्थाता वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो चरक के अनुसार क्या है, भिषक जो है वो प्रथम है, और भेल के अनुसार क्या है, भिषक जो है चतुर्थ स्थान पे आता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने प्रतिश्रावी कहा है और इन्होंने उपस्थाता कहा है। बाकी ये वाला याद रखना है कि भोजन के पूर्व विविधक, भोजन पश्चात आम्लकी, भोजन के अन्न के जीर्ण होने पर हरितकी। और भेल का क्या मत है, भेल का मत है तुम्हारा भोजन के पूर्व आम्लकी, भोजन के पश्चात हरितकी, और अन्न के जीर्ण होने पर आपका विविधक का सेवन करना चाहिए। तो फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है संभाषा परिषद। तो संभाषा परिषद जो है, यह देखो आयुर्वेद में कई जगह संभाषा का उल्लेख आता है। संभाषा का उल्लेख मतलब क्या है कि जहाँ पे कई ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे और आचार्य इकट्ठे होकर के अपने हिसाब से कोई विषय चुना जाता था। उन विषयों पे क्या होता, विमर्श होता था, जैसे आजकल CME वगैरह होता है। तो जब विमर्श होता था तो उसमें कई आचार्यों का मतांतर होते थे, और बाद में जो आपके CME के हेड होते हैं या फिर संभाषा के जो प्रमुख होते थे, आत्रेय अपना लास्ट में ओपिनियन देते थे कि नहीं मेरे अनुसार यह है, और बाकी सबकी किसी की बात कटती थी, किसी की बात मानी जाती थी। तो संभाषा परिषद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, प्राचीन काल से होता आ रहा है, आज भी होता है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कितनी संभाषा हुई है। तो टोटल संभाषा कितनी हुई है आर्य चरक संहिता में, टोटल 7 संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है। तो सूत्र स्थान में देखिए कितना आता है, 4, और शारीर स्थान में 2, और सिद्धि स्थान में 1। ठीक, तो अब चैप्टर्स देख लेते हैं। चूंकि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होता है, तो उसमें कहाँ पे हुआ है, 1, 12, 25, 26। ये आपको चैप्टर्स के नाम भी याद करने पड़ेंगे। कभी आयुर्वेद अवतरण को लेकर के है, कभी वात कलाकली अध्याय है, अन्य वो रसों को लेकर के है, तो उसको याद रखिएगा। अभी तो संख्या याद करिए, 1, 12, 25, 26।
फिर शारीर स्थान में क्या आता है, दो संभाषा है, तो किस चैप्टर में है, तीसरे और छठे में। किसमें है, तीसरे और छठे में। फिर क्या आता है सिद्धि स्थान में, सिद्धि स्थान में क्या आता है, 11वें चैप्टर में क्या हुआ है, संभाषा परिषद का उल्लेख दिखाई देता है। तो आपको याद क्या करना है, संभाषा परिषद कुल 7 है, सूत्र स्थान में 1, 12, 25, 26, शारीर में 3 और 6, तो 3 और 6 है, 3 दूनी 6 याद रखिएगा। और सिद्धि में 1 होता है, एक के बगल में एक और रख दीजिए। 11वें चैप्टर में आपको संभाषा दिखाई देती है। आगे देखते हैं इनमें मटेरियल क्या हुआ था, किस विषय पर डिस्कशन हुआ था, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सूत्र स्थान में जो पहला चैप्टर है 1, 12, 25, 26 आपने याद किया था। पहला क्या, दीर्घजीवती। इसमें भूलोक में आयुर्वेद अवतरण का चर्चा होती है, जिसमें आयुर्वेद अवतरण होता है। ठीक, तो आचार्य मिलते हैं और जो भी रोग व्याधि फैला हुआ है उसके निवारण के लिए भूलोक इंद्र से जो है वह आयुर्वेद को लेके आना था। तो दीर्घम जीवती अध्याय में भूलोक में आयुर्वेद अवतरण की चर्चा है। 12वें चैप्टर में वात के गुण दोषों में दोष विनिश्चार्थ वात कलाकली अध्याय जो है वह चैप्टर के नाम से आता है। 25वें में आता है यज्ञ पुरुषी, इसमें पुरुष भाव के विनिश्चार्थ हुआ था। 26 में आता है आत्रेय भद्रकापी, इसमें रंग संख्या का कि मधुर अम्ल और कटुतिक्त का सा है, यहाँ पे 6 रस होते हैं, ये डिसाइड होता है। शारीर स्थान में आता है 3 और 6। तीसरा क्या है, गर्भाव क्रांति, गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि कैसे होती है, कौन सा अंग पहले उत्पन्न होता है, उसके बारे में चर्चा है। हाँ, फिर शरीर विषय, शरीर में क्या होता है, गर्भ में प्रथम अंग निर्माण विषयक सामग्री है, और गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि जो है गर्भाव क्रांति में है, गर्भाव क्रांति शरीर में आता है। फिर सिद्धि स्थान में क्या आता है, फलमात्रा सिद्धि। फलमात्रा सिद्धि का मतलब होता है फलवस्ती सिद्धि विषयक जो है आपको किसमें सफलता कैसे मिल सकती है, फलमात्रा सिद्धि अध्याय में आपका फलवस्ती सिद्धि विषयक मटेरियल लिया गया है, मतलब उस पर चर्चा हुई है। तो ये याद रखिएगा आपको, ये संभाषा 7 संभाषा है। तो पहले तो सूत्र में क्या है 1, 12, 25, 26, शारीर में क्या है 3 और 6, और सिद्धि में क्या है आपका फल मात्रा सिद्धि, सिद्धि में क्या है 11वां चैप्टर, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।